Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. So, in the previous part, we have already covered how conservative regimes came into power after winning the Battle of Waterloo by the defeat of Napoleon. That is, कि नेपोलियन की हार के बाद बैटल ऑफ वाटरलू में कैसे कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी रखने वाले लोग पावर में आ गए थे. सो इन दिस पार्ट वील कवर द एज ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम 1830 to 1848 is termed as the period of revolution. So let's get into the chapter. As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to increasingly associated with revolution in many regions of Europe and Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. What does this mean? दिस सिंपली मीन्स कि 1815 के बाद जब नेपोलियन हार गया तो जो कंजर्वेटिव रेजीम्स थे वो अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करने लगे. ठीक है. और ऑन द अदर हैंड जो लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी रखते थे जो लोग, वो भी अपना काम करते थे. जैसे कि छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे और मीटिंग्स रखते थे, कॉन्फ्रेंस रखते थे, जिसमें वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करते थे. ठीक है. Then, furthermore, these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, members of commercial middle class. सो व्हाट डज़ दिस मीन्स कि ये जो रेवोल्यूशंस होते थे या जो ये चेंजेस की बात करते थे, ये करते कौन थे? मिडिल क्लास के लोग, जिसमें हमारे एजुकेटेड लोग आते थे, जैसे कि प्रोफेसर, गवर्नमेंट टीचर्स, क्लर्क्स, एट्सेट्रा. Then furthermore, the first upheaval took place in France in 1830. This is a very important term. So the first revolution which took place in France, पहला जो revolution हुआ वो फ्रांस में हुआ था 1830 में, जुलाई में, जिसे हम जुलाई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. तो इस रेवोल्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका जो किंग बना था बॉर्बन डायनेस्टी का, जो कि बनाया था किसने? कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने, यानी कि यूरोपियन पावर्स ने जो बनाया था उसे हटा दिया था लिबरल रेवोल्यूशनरीज़ ने रेवोल्यूशन करके, और सेटअप कर दी थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और उसमें जो किंग बना था वो था लुइस फिलिप्स. देन जो ऑस्ट्रियन चांसलर हैं ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने एक बहुत फेमस कोट बोला था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस सिंपली मीन्स कि अगर कोई भी इवेंट या कोई भी चीज़, कोई भी चेंज अगर फ्रांस में होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता है. ठीक है. जैसे कि जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यूरोप के जो अदर नेशंस थे वहाँ पे भी रेवोल्यूशनरी फीलिंग स्टार्ट हो गई थी. ठीक है. जैसे कि आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था तो आपका जो बेल्जियम है वो सेपरेट हो गया था ब्रुसेल नीदरलैंड से. ठीक है. और ये रेवोल्यूशन हुआ कहाँ था? ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल था बेल्जियम का. राइट. देन व्हेन वी मूव फर्दर, हम देखते हैं कि आपका जो ग्रीस था वहाँ पे भी एक रेवोल्यूशन राइज हुआ. राइट. जिसको हम बोलते हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये रेवोल्यूशन हुआ कब था? 1821 फॉर इंडिपेंडेंस. राइट. और ग्रीस को सपोर्ट मिला था डिफरेंट यूरोपियन नेशन से, बिकॉज जो आपका जो ग्रीस था उससे सिंपथाइज करते थे बाकी यूरोपियन नेशंस, क्योंकि ग्रीस ने ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी पूरे नेशन में, पूरे यूरोप में. राइट. देन फर्दर मोर वो कहते थे कि पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज द cradle of European civilization and mobilized public opinions to support it against a Muslim empire. Then second reason क्या था ग्रीस को सपोर्ट करने का? जो ऑटोमन एम्पायर था वो एक इस्लामिक नेशन था. राइट. वो एक इस्लामिक कंट्री थी, वेयर एज जो ग्रीस था वो एक क्रिश्चियन नेशन था. तो लोगों को ये भी बहुत गलत लग रहा था कि एक एक इस्लामिक नेशन एक
क्रिश्चियन स्टेट पे रूल कर रहा है, राइट. देन फर्दर मोर द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बाइसन organized funds and later went to fight in a war where he died in 1824. ठीक है. तो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन. वो ड्यूरिंग 1821 में वो गए थे ग्रीस में सपोर्ट करने के लिए फॉर द वॉर, बट इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू फीवर इन 1824. ठीक है. देन जब ग्रीस में जो रेवोल्यूशन था वो सेटल डाउन कब हुआ था? 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी. ठीक है. जिसने डिक्लेयर कर दिया था ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन. आपका एक रेवोल्यूशन ग्रीस में हुआ था, एक रेवोल्यूशन हुआ था आपका ब्रुसेल्स में, राइट. देन अगर हम आगे देखते हैं तो इसी का एक सब टॉपिक आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. यानी कि जैसे आपकी नेशनलिज्म आइडियोलॉजी थी और आपकी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी थी, वैसे ही आपकी एक रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी डेवलप करने का डिसाइड हुआ. ठीक है. अब जो लोग ये रोमांटिसिज्म वाली आइडियोलॉजी रखते थे वो कहते थे कि आपको अगर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप करनी है, ठीक है, या एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, तो वो सिर्फ लॉजिकली नहीं हो पाएगा. लोगों को कल्चर से भी कनेक्ट करना होगा उसके लिए. ठीक है. उनको आर्ट्स और पोइट्रीज़ के बारे में बताना होगा, पास्ट म्यूज़िक इवेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में हेल्प करेगी, राइट. देन जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, वो क्रिटिसाइज़ करते थे आपके रीज़न और साइंस को. वो कहते थे कि ये सिर्फ एक इनलॉजिकल चीज़ है, सिर्फ इसकी वजह से हम नेशन स्टेट कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों में सिर्फ रीज़न और साइंस की वजह से ही नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप नहीं होगी. वो मानते थे कि अगर आपको लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करनी है तो आपको फोकस करना होगा इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और उनकी फीलिंग्स पे. ठीक है. ताकि वो एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज फॉर्म कर सके, एक कल्चरल पास्ट हो उनके पास एक कॉमन, ठीक है, जो उनको हेल्प करे एक नेशन फॉर्म करने के लिए. देन फर्दर मोर जो एक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, ये कहते थे कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर के बारे में जानना है तो आपको लोगों के, कॉमन लोगों के बीच में रह के देखना होगा. ठीक है. जिसको वो टर्म करते हैं दास वोल्क के नाम से. देन फर्दर मोर अगर हम देखें, वो ट्राई करते हैं लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, ठीक है, एंड फोक कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करवा के. देन आगे वो बोलते हैं कि द एम्फसाइज ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklores was not just to recover the ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. ठीक है. कहने का मतलब ये कि जो इलिटरेट लोग होते थे वो बाकी लोगों की तरह, एजुकेटेड लोगों की तरह बुक्स वगैरह रीड नहीं कर सकते थे, तो उनके में हम कैसे डेवलप करेंगे नेशनलिज्म की फीलिंग. सो इसलिए उनको हम उनकी लैंग्वेज से, उनकी स्टोरीज से, उनके सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाते थे ताकि उनको भी समझ आए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, राइट. देन आगे यहाँ पे बोला हुआ है कि पोलैंड के केस में ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी कोई यूनिफाइड पोलैंड जैसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था. जो यूरोपियन पावर्स थी या जो ग्रेट पावर्स थी, रशिया, रूसिया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने आपस में ही पोलैंड को डिवाइड कर लिया था. ठीक है. थोड़े थोड़े पोर्शंस में कोई एक इंडिपेंडेंट यूनिफाइड पोलैंड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. ठीक है. तो पोलैंड में एक सिंगल यूनिफाइड पोलैंड डेवलप करने में लैंग्वेज और कल्चर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कैरल कुरपिंगसी, जो कि सेलिब्रेट करता था नेशनल स्ट्रगल को बाय ओपेरास एंड म्यूज़िक, ठीक है, और फोक डांसेस से, ठीक है, जो कि सिम्बलाइज करता था आपके नेशनलिस्ट फीलिंग को. देन फर्दर मोर कहते हैं
कि आपका जो लैंग्वेज है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में, ठीक है। देन आगे हम देखें, जो आपका रशियन एम्पायर था वो फोर्स करता था स्कूल्स में और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कि सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज का यूज़ हो और पॉलिश लैंग्वेज का कोई भी यूज़ ना हो, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों में एक रेबेलियन टाइप की फीलिंग इमर्ज होने लग गई, ठीक है। और जो आपके क्लर्गी पीपल्स होते थे, ठीक है, उन्होंने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चर्च गैदरिंग्स होती थी या रिलीजियस प्लेसेस पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने होते थे तो वो पॉलिश लैंग्वेज में देते थे, ना कि रशियन लैंग्वेज में, सो दैट वो क्रिटिसाइज़ कर सके रशियन एम्पायर को, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो प्रीस्ट थे और बाइशॉप्स थे उनको जेल में डाल दिया या फिर उनको साइबेरिया भेज देते थे वो लोग, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। और उनको पूजा पाठ नहीं करने देते थे, ठीक है। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर आप पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आप रशियंस के अगेंस्ट डोमिनेंस शो करते हो या फ्रीडम स्ट्रगल शो करते हो। देन फर्दरमोर, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स। सो ड्यूरिंग 1830s जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं थी इकोनॉमिक क्राइसिस, बल्कि पूरे यूरोप में, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस होने लग गए थे, जिसे ये कहते थे कि ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यूरिंग 1830s वॉज फेल्ट इन ऑल ओवर द यूरोप, ठीक है। अभी इकोनॉमिक हार्डशिप आई क्यों थी? सबसे पहले तो जो यूरोप की जो पॉपुलेशन थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई थी, यानी 1850s के अराउंड, हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी 1850s के अराउंड जो यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। वेयर एज जो जॉब्स थे वो बहुत कम हो गए थे, यानी लोग बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयड रहने लग गए थे। तो इन सर्च ऑफ जॉब्स जो लोग थे वो रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण एरियाज से माइग्रेट करने लग गए सिटीज़ में यानी अर्बन एरियाज़ में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से जो स्लम्स थे वो ओवर क्राउडेड होने लग गए, राइट। देन आगे क्या हुआ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने लगे थे, क्योंकि ड्यूरिंग 1850s इंग्लैंड में जो था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, जिसकी वजह से वो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को थोड़े थोड़े रॉ मटेरियल्स ला के दे देते थे और उनसे काम करवा के पूरा वो ले जाते थे अपने अपने देश में वो सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। और फिर वो हमारे नेशन में आके उनको हाई रेट्स पे बेचते थे, ठीक है, उनको लो पे करते थे, ठीक है, जो भी काम उनसे करवाते थे, एंड देन उन्हीं को आके वो प्रोडक्ट हाई रेट में बेचते थे, जिससे कि स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। देन फर्दर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी फील्ड में था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉमन था सबसे ज़्यादा, ठीक है। देन फर्दर मोर, और ये हो क्यों रहा था? क्योंकि यूरोप के जो कुछ रीजन्स थे, लाइक जैसे रशिया था और जो आपको ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेट जो थे वो पावर्स में थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके पीजेंट्री क्लास जो होती थी उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ता था फ्यूडल सिस्टम का, ठीक है। यानी उनसे काम करवा देते थे बट उनको पेमेंट नहीं देते थे, ठीक है, और उनसे सर्वडम वाली चीज़ें करवाते थे। देन फर्दरमोर क्या हुआ कि जो आपका फूड प्राइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट होती थी, ठीक है, जो कि लेड कर देता था आपके पॉपुलिज्म को टाउन्स एंड कंट्रीज़ में, जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन जो आपका 1848 का जो पीरियड है उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि एक तो फूड शॉर्टेज हो गई थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है, और जो लोग थे वो पेरिस में रोड पे आ गए थे, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा रिवोल्ट्स करने लगे थे, रेवोल्यूशंस करने लगे थे, जिसकी वजह से जो वहाँ का किंग था लुइस फिलिप्स उसको वहाँ से भागना पड़ गया था, ठीक है, विच लेड टू फॉर्मिंग ऑफ नेशनल असेंबली एज अ रिपब्लिक इन
फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जब राजा वहाँ से भाग गया लुईस फिलिप्स, तो वहाँ पे एक रिपब्लिक नेशन बन गया जिसने ग्रांट कर दिया सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21, यानी सबको वोटिंग राइट दे दिया, सारे मेल्स को वोटिंग राइट दे दिया अबव 21, ठीक है। बट वुमेन्स को अभी भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे ख़त्म करने के लिए वहाँ पे वर्कशॉप सेटअप कर दी थी, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, ठीक। देन फर्दर मोर अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेशिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payment. So what does this means? This simply means कि सिलेशिया जो कि आपका पार्ट है जर्मन रीजन का 1845 में, वहाँ पे कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, यानी उनमें एक लड़ाई झगड़े की फीलिंग पैदा हो गई थी अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। अब क्यों हुई थी ये चीज़? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो उनको रॉ मटेरियल्स देते थे, ठीक है, कि वो उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करें, उनको फिनिश प्रोडक्ट्स दें, ठीक है। बट उनको वो एक तो पहले से ही पेमेंट कम कर देते थे, देन इवेंचुअली क्या हुआ, उन्होंने उनकी पेमेंट जो है वो रिड्यूस कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिलेशिया में रिवोल्ट हो गया था। सो अभी हमने पढ़ा कि जो आपका नेशन था उस टाइम पे, ठीक है, यूरोपियन जो नेशन था, यानी जो बाकी के यूरोपियन नेशंस थे लाइक जर्मनी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई थी, ठीक है। तो जब ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए, तो इसकी वजह से जो आपके वर्कर्स थे वो उनके अगेंस्ट होने लग गए कि ये हमारी नीड का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, एडवांटेज ले रहे हैं उसका, और जो प्राइसेस हैं उसको कम कर रहे हैं और हमसे काम वो उतना ही ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं। तो 4 जून, ठीक है, 2 PM को रात को एक लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स जो थे वो मार्च करते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन तक, ठीक है, और डिमांड करते हैं अपनी पेमेंट को। बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उनकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इन रिस्पॉन्स या इन रिएक्शन ये लोग क्या करते थे, जो ये वर्कर्स थे इन्होंने क्या करा, उनके घरों की जो दीवारें हैं वो तोड़ दी, विंडोज़ वगैरह तोड़ दी, फर्नीचर्स तोड़ दिए, और जितना भी जो सामान स्टोर था उनके स्टोर हाउस में वो उसे लूट के ले जाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फैमिली को लेके भाग गया था, ठीक है, और उसने हेल्प भी मांगी थी डिफरेंट विलेजेस से, बट सबने रिफ्यूज़ कर दिया था उसे शेल्टर देने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर 24 आवर्स जो वो कॉन्ट्रैक्टर था वो वापस आया, ठीक है, और उसने 11 वीवर्स को शॉट डाउन कर दिया था, मार दिया था। देन अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो अब तक कितने रेवोल्यूशंस हुए हैं? अब तक आपके हुए हैं 4 रेवोल्यूशन। एक आपका हुआ जर्मनी में, राइट, लाइक सिलेशिया वाले पार्ट में, एक आपका हुआ था ग्रीस में, एक आपका हुआ बेल्जियम में, एंड एक आपका हुआ फ्रांस में। देन फर्दर मोर अगर हम देखते हैं आपके जो लिबरल्स थे उन्होंने भी एक रेवोल्यूशन कंडक्ट करा था ड्यूरिंग 1848, राइट। अब इन्होंने रेवोल्यूशन क्यों कंडक्ट करा था और कैसे कंडक्ट करा था वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो जो रेवोल्यूशन लिबरल्स ने कंडक्ट करा था इसे हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब तक हमने देखा कि जो आपका फ्रांस था वहाँ पे 1830s में एक रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से आपका जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक नेशन बन चुका था, क्योंकि वहाँ का जो किंग था लुईस फिलिप्स वो उनका नेशन छोड़ के भाग गया था, और फिर उन लोगों ने अपनी एक रिपब्लिक बना दी थी जहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्लान कर दिया था। यूरोप की जो अदर नेशंस थे लाइक आपका जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे जो एम्पायर्स थे वहाँ पे अभी भी कोई नेशन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ठीक है। तो जो आपके लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिमांड करना एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक नेशन स्टेट फॉर्म करने का, ठीक है। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए भी अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ और हमें भी एक नेशन स्टेट बनाना है, ठीक है। तो अब उस टाइम में जैसे कि आप जानते हो कि यूरोप में बाकी सारे नेशंस में अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, लोगों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है, और एक रेवोल्यूशनरी फीलिंग डेवलप हो रही थी। तो जो आपके ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो एजुकेटेड एलिट्स हैं, इन लोगों ने सोचा कि अब इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, और लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट। तो इन्होंने क्या करा, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और
नेशन यूनिफिकेशन का, ठीक है, जिसने लोगों में एक अनरेस्ट की फीलिंग डेवलप कर दी, ठीक है। और लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस दो, ठीक है, और हमें भी फ्रीडम दो, ठीक है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे राइज होने स्टार्ट हो गए। देन जस्ट लाइक फ्रांस, जो आपका जर्मनी था, वहाँ पे भी जो आपके मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि एक पॉलिटिकल एसोसिएशन यानी एक नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी, जो कि उन्होंने करी भी, ठीक है। तो ये इन्होंने इलेक्ट करी 18 मई को 1848 में 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो मार्च करके जाते हैं आपके फ्रैंकफर्ट के चर्च ऑफ सेंट पॉलिस में, और वहाँ जाके एक पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके मिडिल क्लास से, यानी आपके जो प्रोफेशनल्स होते थे लाइक लॉयर्स, बिजनेसमैन्स, ठीक है, और आपके गवर्नमेंट प्रोफेसर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। ये लोग फॉर्म करते हैं एक पार्लियामेंट, ठीक है, और फॉर्म करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये मार्च करते हैं आपके जो किंग थे विलियम फेडरिक, ठीक है, इनके पास जाते हैं और इनको कहते हैं, अब ये जो किंग था ये रहता कहाँ था, ये प्रूशिया में रहता था, ठीक है। अब प्रूशिया जो था उस टाइम का सबसे ज़्यादा पावरफुल नेशन माना जाता था पूरी जर्मनी का। तो ये जितने भी लोग थे पार्लियामेंट में ये मार्च करते हैं टुवर्ड्स द किंग, ठीक है, विलियम, और कहते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। तो ऑब्वियसली जो किंग है वो कहता है कि मैं ऐसी डिमांड आपकी फुलफ़िल नहीं कर सकता जिसमें मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क करना होगा। तो जो किंग है वो इनका जो पॉइंट था वो उसे डिसअप्रूव कर देता है, ठीक है। और सिर्फ किंग ही इसको डिसअप्रूव नहीं करता, कुछ कुछ जो एरिस्टोक्रेसी के लोग होते थे वो भी डिसअप्रूव कर देते हैं, मिलिट्री के भी कुछ लोग डिसअप्रूव कर देते हैं, एंड कुछ जो कॉमन पीपल होते हैं वो भी डिसअप्रूव कर देते हैं, बिकॉज कि जो मोस्टली लोग थे इस पार्लियामेंट में वो बिलोंग करते थे आपकी मिडिल क्लास सोसाइटी से, जो कि उनके वर्कर्स और आर्टिशियंस की जो डिमांड थी उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। तो इवेंचुअली जो किंग होता है वो अपनी ट्रूप्स को बुला के ये जो पार्लियामेंट बनाई थी इन्होंने इसे ख़त्म कर देता है, डिसबैंड कर देता है। सो ये जो आइडिया था एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने का या पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म करने का, ये वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ हुई थी कि जो वुमेंस थी उन्होंने भी रेवोल्यूशन, उन्होंने भी कुछ कुछ चेंजेस करने की डिमांड की थी, बट उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिली थी, तो उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं थी, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें जो आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो वुमेंस को यहाँ पे बैठने की बिल्कुल भी अलाउंस नहीं थी, ठीक है। उनको सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा था इन विजिटर्स गैलरी, ठीक है, जिसमें उनका कोई टेक नहीं था। अब हुआ क्या जर्मनी में, इन्होंने इनका जो पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो आइडिया था वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, बट इनको साथ साथ ये चीज़ भी समझ आ गई, जो आपके कंजर्वेटिव्स थे इनको इस चीज़ का आइडिया लग गया कि अब हम जो लोग हैं यानी जो कॉमन पीपल हैं उनको पहले की तरह यानी पुराने जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं उनके हिसाब से तो रूल नहीं कर सकते। तो इन्होंने कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ माइनर चेंजेस कर दिए थे, सो दैट जो लोग हैं उनके अंदर की जो रेवोल्यूशनरी फीलिंग है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाए। लाइक जैसे कि उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे जो आपकी सेंसरशिप थी प्रेस की वो रिमूव कर दी थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कुछ कुछ जगहों पे कंसेशंस दे दिए थे, ठीक है। एंड उसके अलावा इन्होंने हैब्सबर्ग जो वहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी थी हंगरियंस को 1867 में, राइट। देन जिसकी वजह से आपका कुछ टाइम के लिए जो रेवोल्यूशन था वो सप्रेस हो गया था बट ख़त्म नहीं हुआ था। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope my video helped you little learners. So do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.